हम लोग पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक युग्म का व्यापक रूप पढ़ चुके थे। थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं, तब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये था, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या कहलाएगा? ये केवल एक हल या अद्वितीय हल कहलाएगा। और जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो क्या होता था? प्रतिच्छेदित करता हुआ। और सेकेंड था, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो समीकरण क्या होता था? अनंत हल। समीकरण के अनंत हल होते थे, अनेक हल। और इसका दूसरा नाम क्या होता था? अपरिमित हल। का ग्राफीय निरूपण क्या होता था? संपाती, मतलब एक समीकरण दूसरे समीकरण क्या करेगा? ओवरलैप कर जाता था। और तीसरा था कि a1/b1 बराबर b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 का रेशियो और a का रेशियो और b का रेशियो बराबर, लेकिन b का c के साथ बराबर नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? उसका कोई हल नहीं। और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता था? समानांतर होता था। इसमें एक बात याद रखना है, ये जो समानांतर है ना, ये असंगत कहलाएगा, असंगत। और जो ये दोनों है, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा, ये कहलाएगा संगत कहलाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना है। संगत कौन सा होगा? जो समानांतर रेखाएं हो या फिर जिसका कि कोई हल नहीं हो, संगत हो जाएगा। और अगर एक हल है और अनेक हल है तो वो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, एक यहाँ पे है कि प्रतिच्छेदित करती है, दूसरा है कि समानांतर होगा, कि तीसरा संपाती होगा। कहने का मतलब ये है कि रेशियो का तुलना करके हमें बताना है कि समीकरण का जो युग्म है वो किस प्रकार निरूपण देगा, प्रतिच्छेदित, समानांतर या संपाती। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में बनाते हैं। सबसे पहले a1/a2 लिखेंगे। ये कम करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते चल जाते हैं इसको। तो हो जाएगा 5/7 और हो जाएगा -4/6 और हो जाएगा 8/-9। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे चूंकि बराबर के पहले है तो ऐसे भी ले सकते हैं, +8 -9। या फिर अगर सोच रहा होगा कि नहीं नहीं बराबर की इस साइड भेज लेते हैं, इस साइड भेज लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -8 और ये हो जाएगा 9। तो दोनों जो है ना सेम ही हुआ, माइनस नीचे लिखो कि ऊपर लिखो, दोनों सेम ही हुआ। तो जैसा समीकरण पे दिया हुआ है सेम वैसा ही हम लोग को लिख लेना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि बराबर के पहले है तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा तो वो होगा, कुछ नहीं। माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, सब एक। तो क्या होगा? 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/7 को कटाओ, 2×6 तो हो गया क्या? 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिच्छेदित करेगा। ये क्या होगा? प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित करेगा ग्राफीय निरूपण में। बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा कि एक हल, क्या होगा? एक हल या फिर अद्वितीय हल। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया? फर्स्ट हो गया प्रतिच्छेदित। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 9/18 और है 3/6 और है 12/24। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। तो क्या हो गया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो चूंकि तीनों बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समानांतर। क्या होगा? समानांतर। और बीजगणितीय निरूपण में क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा है 6/2 -3/-1 और 10/9। तो ये क्या है? ये कट गया, यहाँ पे 2×6 तो ये हो गया 3 बराबर 3, डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया संपाती। संपाती हो गया ग्राफीय निरूपण में। और बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा? ये अनेक हल या अनंत हल। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक युग्म संगत है या असंगत। तो अभी बताए थे संगत मतलब क्या होगा कि संगत में दो चीज होता है, जिसमें क्या कि एक हल हो, जिसका एक हल हो, और दूसरा में क्या था? जिसका अनेक हल हो। एक हल और अनेक हल वाला क्या कहलाता था? संगत। और असंगत कहलाता था जिसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? संगत। तो हम लोग देख लिए, संगत हो गया एक हल और अनेक हल वाले,
असंगत हो गया, कोई हल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक निकाल करके सबका तुलना करके देखते हैं कि कौन सा संगत और कौन सा असंगत। तो फर्स्ट नंबर है 3/2 और 2/-3 और 5/7। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 -2/3 है, ये बराबर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हल। और एक हल का मतलब क्या हो गया, संगत। तो पहला निकाल लिए, पहला क्या होगा, संगत। दूसरा है 2/4 माइनस -6 और 8/9। तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1/2, ये बटे क्या, 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये इसका क्या देख रहे हैं, ये हो गया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं क्या कहलाता है, असंगत। तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया, असंगत। पहला हो गया संगत, दूसरा हो गया असंगत। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा क्या होता है। 3/2/9 और है 5/3/10/14। तो ये कट गया 9, ये कट गया 5×2=10। तो ये हो गया 1/6 और ये हो गया -1/2। तो ये तो यहीं पे डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्योंकि डज नॉट इक्वल टू हो गया तो हो गया ये क्या, एक हल। और एक हल का मतलब संगत। तो इस तरह से हम लोग तीसरा देख लिए, तीसरा क्या निकल गया, संगत। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या निकलता है। 5/-10, 10/3 और 11/-22। तो ये हो गया 5×2=10, हो गया 3×2 11×2=22। तो ये हो गया -1/2, ये हो गया -1/2 और ये -1/2। तीनों क्या हो गया, बराबर। बराबर के केस में क्या होता है, अनेक हल या फिर अनंत हल। और अनंत या अनेक हल होने पे क्या उसको कहते हैं, संगत। बस हम लोग क्या देखें, अभी हो गया संगत। अब तो पचमा जो है ना, पचमा भी बताते हैं संगत आएगा। इसको अपने से निकाल के करना, देखना संगत ही आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। देखो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, व्यापक रूप पढ़े थे। एक सरैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़े थे। व्यापक रूप कितना था, 3 गो था, एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं। उम्मीद है कि तीनों अच्छा से समझ में आ गया होगा, भूलोगे नहीं। तो वो व्यापक रूप था। अब इसको विधि देखेंगे, हल करने का विधि, किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो हल जो है ना उसी करना है जिसका एक हल हो, का एक हल हो, सिर्फ उसी को यहाँ पे जो है ना इस विधि से हल किया जा सकता है। अगर मान लो कि उसका अनेक हल हो जाता है या फिर कोई हल नहीं होता है, तो इस दोनों केस में ना हम उसको हल ही नहीं करेंगे। क्योंकि अनेक हल हो गया तो हल क्या करेंगे, बहुत सारा आंसर आ जाएगा। और चूंकि कोई हल नहीं है तो कोई जब हल ही नहीं होगा तो उसको हल क्यों करना, नहीं करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ना एक हल के कंडीशन में ही उसको निकालेंगे। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का विधि को देखते हैं। पहला विधि है ग्राफीय विधि, ठीक है। और दूसरा विधि क्या है, बीजगणितीय विधि। वहां भी देखे थे एक ग्राफीय निरूपण, एक बीजगणितीय निरूपण। यहाँ भी देख रहे हैं कि ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। ग्राफ विधि में यही होता है, क्या करते हैं हम दो समीकरण को ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हम पिछला में बताए, पिछला क्लास में कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और एक समीकरण दूसरे समीकरण को जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा, ज्यामितीय निर्देशांक, वही क्या कहलाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से। दूसरा विधि क्या है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि भी 3 विधि में, क्या, पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा बजगुणन। तीनों विधि में जो है ना जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो ये यूज करते हैं विलोपन विधि को। हमेशा क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज। जब तक कहा ना जाए, ऐसे बोले कि नीचे दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से बनाए, तब तो विलोपन बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे बोलेगा कि नीचे दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से बनाए, प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बोलेगा कि नीचे दिए गए समीकरण को सिर्फ हल करें, तो विधि नहीं बता रहा है कि किस विधि से। तो चूंकि विधि नहीं बता रहा है तो अपना मन, जिस विधि मन हो उस विधि से लगाए। तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो याद हो, जो सुविधाजनक लगे वही लगा देना है, ठीक है। अब बारी बारी से जो है ना सब विधि को देखते हैं। पहला देखते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफ विधि से जो है ना इस दो समीकरण को हल करके देखते हैं कि कैसे ग्राफ विधि से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो समीकरण है, एक x+3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो खटाल बनाना पड़ेगा। पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 का तो खटाल बनाना पड़ेगा ना। खटाल बनाते हैं। हम बताए हैं कि चूंकि बराबर के बाद जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या करेंगे, एक बार x का मान जीरो मानेंगे, एक बार y का मान जीरो मानेंगे। क्योंकि x का मान जीरो, तो समीकरण में x का मान जो है ना जीरो पुट करके देख लो कि y का मान क्या आता है। तो चूंकि x का मान जीरो, y का मान आएगा 6/3 अर्थात 2। इसी प्रकार से चूंकि y का मान जीरो तो x का मान 6। इस तरह से देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट का जो टेबल है ना वो टेबल ड्रा हो गया। अब हम लोग दूसरा का टेबल ड्रा करते हैं। दूसरा समीकरण का, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। यहाँ भी देख रहे हैं कि बराबर के बाद जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो अल्टरनेट लेंगे। तो x का मान जीरो, तो 2x इंटू जीरो तो जीरो, माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y का मान कितना, -4। तो y का मान -4। तो y का मान अगर जीरो तो x का मान 6। इस तरह से क्या हो गया, हम इसका टेबल ड्रा कर दिए। अब क्या करेंगे, ग्राफ पे दोनों को ड्रा करेंगे, दोनों समीकरण को। दोनों समीकरण जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्या मान लेते हैं, एक्स मेरा एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहला ग्राफ ड्रा करेंगे। तो एक्स का मान जीरो तो वाई का मान 2। तो एक्स का मान जीरो, वाई का मान 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, 2 और 2। और दूसरा पॉइंट है एक्स का मान 6 और वाई का मान 0। वाई का मान 0, एक्स का मान 6। तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सॉरी 6,0 अब ये दो पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। यही जो मिलेगा रेखा, ये क्या कहलाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट समीकरण खींच लिए। सेकेंड समीकरण को ड्रा करते हैं। एक्स का मान क्या है, जीरो, और वाई का मान -4। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ एक, यहाँ -1 -2 -3 और -4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, 0,4। दूसरा पॉइंट होगा 6 0, एक्स का मान 6 यहाँ पर। अच्छा, पॉइंट दोनों सेम ही हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 0। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये रहा समीकरण फर्स्ट, एक्स प्लस 3y इक्वल, और ये रहा मेरा दूसरा समीकरण, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 12। तो दोनों समीकरण जो ड्रा किए, दोनों का कटान बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे कटान बिंदु, ये है कटान, यहाँ पे ए और 0। तो दोनों समीकरण का जो कटान बिंदु है वही क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो फर्स्ट वाला है ना, इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। जो दूसरा है वो क्या कहलाता है, कोटि। भुज का मतलब हुआ क्या, एक्स का मान। कोटि का मतलब हुआ वाई का मान। इस प्रकार से x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, यही क्या हो गया मेरा आंसर। इस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से इस समीकरण को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगला विधि देखते हैं। अगला विधि है विलोपन विधि। समीकरण वही है, आंसर पता है कि 6 0 ही आना चाहिए, विलोपन विधि से लेकिन बनाएंगे बस। विधि अलग हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि समीकरण वही है। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि का मतलब क्या हो गया, कि विलोप कर देना, मतलब कि हटा देना, मिटा देना, हटा देना या फिर मिटा देना। तो इसमें से जो दो राशि है, दो चर राशि है एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा मतलब दिमाग लगाना है कि एक चर राशि खत्म हो जाए, या तो एक्स खत्म हो जाए या तो वाई खत्म हो जाए। सबसे पहले ना समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखना है कि देखो 3y और 3y ऑलरेडी मैच कर रहा है। क्या हो रहा है, 3y और 3y ऑलरेडी मैच कर रहा है। क्योंकि दोनों मैच कर रहा है तो दोनों को क्या करेंगे, सीधा सीधी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने से ये होगा कि 3y माइनस 3y इक्वल टू 0। तो y टर्म ही खत्म हो जाना है, y टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा एक टर्म, मतलब x सिर्फ बचेगा। तो उसके बाद हम लोग आसानी से सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6
और ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2x और प्लस 1x तो मिल के बनेगा 3x, ये 12 छो 18, x बराबर क्या हो जाएगा 18/3 इक्वल टू 6। x का मान क्या आ गया 6। अब इसी x का मान जो 6 आया वो किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो एक में समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो। हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पे x का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 3y इक्वल टू 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 उधर चल जाएगा, हो जाएगा 3y इक्वल टू 0। तो हो जाएगा क्या y इक्वल टू 0/3 अर्थात 0। इस प्रकार से देख रहे हैं x का मान कितना आया 6 और y का मान 0। ग्राफीय विधि से तो वही आंसर आया था, तो विलोपन विधि से भी यही आंसर आया। ये था विलोपन विधि। अब अगला विधि देखते हैं। अगला विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हुआ कि प्रतिस्थापित कर देना, रिप्लेस कर देना। ऐसे समझो कि यहाँ पे एक बक्सा है, यहाँ पे क्या है एक बक्सा है, यहाँ पे मान लो कि ए है, यहाँ पे बी है, तो बी को निकाल करके यहाँ पे डाल देना है। क्या करना है, एक को निकाल के दूसरे में डाल देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे दो समीकरण है, ठीक ना, तो क्या करेंगे कि यहाँ से x को निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इसमें, या फिर क्या करेंगे यहाँ से y को निकालेंगे और y को यहाँ डाल देंगे। दोनों में से ना कुछ भी कर सकते हैं, या फिर इससे x निकाल करके इसमें डाल दो, इसको y निकाल के इसमें डाल दो। मतलब किसी से एक चीज, एक राशि को निकाल के दूसरे में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। एक से निकालना है, दूसरे में प्रतिस्थापित कर देना है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम x निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो x बराबर 3y उस साइड लेके चल जाएंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 3y। अब क्या करेंगे, इस x को प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे x का मान कितना है 6 माइनस 3y, समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो x है ना, x, इस x यहाँ पे जो x आया है इसका मान उठा करके सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 3y और ब्रैकेट बंद माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ के अच्छा से सिंपल में कर लेते हैं। जाएगा 6 दूनी 12 माइनस y माइनस 3y इक्वल 12। तो जितना चर राशि है ना उसको एक साइड रखते हैं, मतलब -6y और -3y को एक साइड रख लेते हैं। बाकी जो कांस्टेंट है तो दूसरे साइड लेके चल जाते हैं। तो इधर 12 और ये 12 उस साइड चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -12, हो जाएगा -9y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/-9, y का मान 0। तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इसी y का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 में क्या है कि x प्लस 3y इक्वल 6, x प्लस 3 गुना y का मान कितना 0 बराबर 6 हो गया। क्या x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया। तो इस प्रकार से x का मान आ गया 6 और y का मान 0। यही मेरा हो गया आंसर। तो क्या देखे थे, ग्राफीय विधि में भी 6 0 और विलोपन विधि में भी 6 0 और प्रतिस्थापन विधि में भी 6 0। तो विधि अलग अलग है तो और समीकरण सेम है तो आंसर सेम आ रहा है। अब आगे देखते हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से जो है ना, कोई भी समीकरण को हल करने के सूत्र होता है। तो पहले सूत्र को देखते हैं और समझते हुए उसको याद भी रखना है। जो अभी सूत्र हम बताएंगे उसको याद रखना है और समझना भी है, इसमें कि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर समझ गए तो याद वैसे भी रह जाना है। तो वज्र गुणनखंड विधि में जो सबसे पहला चीज है वो यही है, समीकरण में बराबर 0 रहना जरूरी है। क्या है, पहला चीज है, महत्वपूर्ण है कि बराबर 0 बहुत जरूरी है। अगर बराबर 0 नहीं किए तो फिर गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को बराबर 0 करना है। जो भी राशि है, चर अचर, सबको अपना बायां साइड लेके जाना है और दायां साइड क्या कर देना है 0 0 कर देना है, बराबर 0 0। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये है कि इसका ना एक टेबल बनेगा। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y और यहाँ पे लिखो
1, ठीक। तो x लिख दिए, तो x के साथ में कौन है, a1 है, ठीक ना। x के साथ में a1 है, तो a1 को नहीं लिखना है, इसको झांप देना। क्या करना है, इसको झांप देना है। तो अब क्या बच रहा है, b1 b2 और c1 c2 बच रहा है। क्या करो यहाँ पे b1 b2, ये बीच में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा c1 और c2। अब देखो क्या कहाँ से शुरू हो गया, b से शुरू हुआ, तो b के बाद c के बाद क्या आएगा a के बाद क्या आएगा a1 a2, a के बाद क्या आएगा b1 b2। इस तरीका से क्या करना है, टेबल बना लेना है। क्या करना है, टेबल बनाना है। शुरू होगा b से, फिर b के बाद c के बाद a के बाद b। शुरू जहां से करना है वहीं से खत्म करना है। b से शुरू हुआ, b से खत्म हो गया, और उसके बीच बीच में x y और 1 लिख लिए, ठीक। अब देखो, अब ये जो है ना, यहां से बना देते हैं सूत्र। अब ध्यान से देखना सूत्र कैसे बनेगा, x बटे, शुरू करते हैं b1 से, ठीक ना। मान लो कि हम b1 पे खड़ा है, तो जैसे क्रॉस करेंगे ना, तो क्रॉस मतलब गुना, और जब हम ऐसे चल जाएंगे तो घटा। तो b1 क्रॉस c2, तो b1 गुना c2, ये गुना होगा, b1 गुना c2 हो जाएगा b1 c घटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटा, हो जाएगा b2 गुना c1, हो जाएगा b2 c1। अब कहाँ पे आ गए, स्टार्ट किए थे b1 से, b1 से स्टार्ट करके c2 b2 सब होते भी अब आ गए हैं c1 पे। तो c1 पे खड़े हैं, बराबर करके यहाँ पे y बटे, क्योंकि c1 पे खड़े हैं तो c1 से ही शुरू करेंगे। c1 से क्रॉस करो a2 के पास, तो c1 गुना a2, घटा यहाँ पे घटा c2 गुना a1, हो जाएगा c2 a1 बराबर 1 बटे। अब देखो, अब चूंकि c1 से चल के यहाँ पे आ गए हैं a1 के पास, अब स्टार्ट ही a1 से करेंगे, तो a1 गुना b2, तो a1 गुना b2 घटा घटा, यहाँ पे क्या कर दिए घटा, तो हो जाएगा a2 गुना b1, यहाँ b1। यही मेरा सूत्र हो गया वज्र गुणन विधि। देखो सूत्र याद रखोगे तो बहुत दिक्कत है, याद मत रखो, इसको समझ लो, इस मैकेनिज्म को समझ लिया कैसे कैसे किए हैं, ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। इसलिए इसको याद रखना जरूरी है कि कैसे कैसे किए, एक दो बार प्रैक्टिस कर बन जाएगा। अब हम लोग इस विधि का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है ना बराबर 0 कर देंगे, तो x प्लस 3y माइनस 6 को बायां साइड लेते आए, तो -6 बराबर 0, ये 0 हो गया। अगला है 2x अब माइनस 3y, अब बराबर सॉरी बराबर नहीं, -12 बराबर 0। तो क्या किए, दोनों समीकरण को लिख करके बराबर 0 कर लिए। अब क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिख दो x y, यहाँ 1, ठीक। क्योंकि x लिख दिए तो शुरू कहाँ से, वैसे भी याद रखना कि शुरू b से करते हैं, x को झांप दो, b से शुरू करेंगे, हो जाएगा 3 और -3, यहाँ पे हो जाएगा -6 और -12। सिंबल का ध्यान रखना है, प्लस माइनस में गलती नहीं करना है। तो -6 -12 के बाद यहाँ पे वो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। x बटे क्या किए थे, यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ पे आए गुना -12, तो क्या -36, अब फिर अपने मन से एक माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, -3 गुना -6 क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर y बटे, ये अब -6 पे आ चुके हैं, करेंगे -6 गुना 2 12 घटा -12 गुना 1, तो क्या हो जाएगा -12 गुना 1 -12 बराबर 1 बटे, क्योंकि 1 पे आ चुके हैं तो यहाँ से शुरू कर, 1 गुना -3 जाएगा -3 घटा गुनी 6, तो यहाँ जाएगा 6। क्या कर ले, तो सॉल्व कर लेते हैं, x बटे -36 -18, तो प्लस, तो -54 बराबर y बटे -12 और माइनस प्लस 12 बराबर 1, x बटे 1 बराबर y बटे 0 बराबर 1 माइनस। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यही करेंगे कि देखो इसके साथ है एक x, इसके साथ एक y, मतलब इसको चर राशि एक है, इसको चर राशि एक भी चर राशि नहीं है। पहले क्या करेंगे, x बटे 54
बराबर -1/9 ऐसे कर लो, लाल घर में है बस उतना सा आपको पहले ले लो, क्या करो यहाँ पे लिख देते x/-54 बराबर 1/, ये हो गया। और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कर देते, ये जो है ना ये वाला इसके साथ ले लें, मतलब कहने का मतलब है कि एक बार चर और अचर एक साथ और दूसरा बार एक चर अचर एक साथ, तो चर बोल रहे हैं, एक्स और वाई चर राशि हो गया, ऊपर में जो एक है वो अचर हो गया, तो क्या हो जाएगा y/0 बराबर 1/, जब इसको ऐसे करके काटा और 9 से 1 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 6 और y का मान 0, इधर से सॉल्व करोगे तो y का मान, इस प्रकार से हम लोग देख लिए गज गुणनखंड विधि से भी x का मान क्या आया 6 आया, y का मान 0 आ गया, आंसर सेम रहा। इस प्रकार से हम लोग सब विधि को देख लिए। अब हम लोग जो है ना हर एक विधि से कुछ कुछ उदाहरण देख लेंगे अगले क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर तुम नए हो तो सब